हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया है और आपको ये भी बताते चलें कि इसका उद्घाटन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और यहां पर सीएम योगी ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार के माई भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा संसद महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधायिका में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है वह भावी भारत के लिए युवाओं की भूमिका किस रूप में रेखांकित करनी है, इसी को ध्यान में रख करके 2019 से युवा संसद के इस नए संकल्प को, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित कर सके, इस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। माय भारत अभियान यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं, कि सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र के जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि
या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भी नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल, हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं, वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है।
जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। तो वहीं लखनऊ में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, आपको यहां पर बताते चलें कि लखनऊ में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वाधान में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ है। लोकतंत्र की जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो, उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास, पुलिस कार्रवाई करती है। अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास, थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भी नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक नीति बनाने का काम करता है, यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है, या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है।
इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए युवा संसद का उद्देश्य भी है ये नहीं कि आप केवल हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ने का पूरा अवसर देता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व क्या है? अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह
अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने तो आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि संस्थाओं को बचाए रखें। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये 3 वर्ष का परसेप्शन जो एक आम जनता के बीच में गया है, बिना सब लोगों के सहयोग के संभव नहीं था। पॉजिटिव परसेप्शन हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पत्रकारिता के नाते से यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है उसको भी पॉइंट आउट करना, पत्रकारिता बताना, वो आप सब लोग निभाते हैं। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी समय यूथ की कॉन्फ्रेंस में था, यहाँ पर कल बच्चों के बीच में हमने कहा कभी कभी हम अपने हितों की इंस्टीट्यूशंस का डैमेज कर देते हैं। इंस्टीट्यूशंस का सम्मान बना रहेगा तो हम सबका बना रहेगा। इंस्टीट्यूशंस अगर डैमेज हुए तो हम सबका सम इंडिविजुअल्स कैन बी गुड और बैड, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का सम्मान बनाने चाहिए। कभी कभी अगर हमें अपना नुकसान करके भी संस्थाओं का सम्मान बचाना वो भी करना चाहिए। मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 2 दिन पहले पार्लियामेंट गया था स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी से मिलने के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृहमंत्री जी से भी मेरी भेंट हुई। तो 2 दिन मेरा जाना हुआ पार्लियामेंट। 2 दिन जब वहां गया तो लोगों के 1-1.5 घंटा था, और वो जो 1-1.5 घंटा मेरे और बाकी सारे मेंबर पार्लियामेंट से, बाकी बहुत सारे लीडर्स जो प्रदेश से हैं, देश में से, उनसे मेरे को मिलने का अवसर मिला। तो मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सबने उत्तर प्रदेश की इस बदलते हुए विधानसभा के स्वरूप को और विधायकों को प्रशंसा करी। ये हम सब लोगों के लिए करने वाला है, सब लोग अक्रॉस पार्टी लाइन। बहुत सारी जो भी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र थे, वो कांग्रेस के, बीजेपी के, सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की। तो कोई भी चीज इस समय पॉजिटिव नोट में जाती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है और अच्छा इंस्टीट्यूशन के हित में लगता है। विगत 3 वर्षों में केवल मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि इट इज नॉट ओनली द ग्रैंडियर ऑफ द बिल्डिंग की बिल्डिंग अच्छी है, उस बिल्डिंग के उस शरीर की आत्मा को भी हमने अच्छा करने का प्रयास किया। 3 साल में 2 बार एडजस्टमेंट हुआ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।